7 जुलाई 2025 की देर रात एक व्यक्ति जब अपने गांव की तरफ जा रहा था तो लोगों ने उसे रोक लिया। वो बदमाश थे और बदमाशों ने पहले उसको बहुत पीटा और पीटने के बाद उसको गोली मारते हैं और गोली मारने के बाद उसको ईख के खेत में डाल देते हैं। अगले ही दिन यानी कि 8 जुलाई 2025 को जब एक किसान अपने खेत पर जाता है, जाने के बाद देखता क्या है कि उसकी ईख के खेत में एक लाश पड़ी हुई है। उसने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। ये बात जब उस लाश के परिवार वालों को पता चल जाती है तो उन्हें इतना गुस्सा आता है कि उस लाश को कब्जे में लेते हैं और बागपत में एक राष्ट्र वंदना चौक होता है, वहां पर जाकर लाश रख देते हैं। जब सैकड़ों ग्रामीण मौके पर मौजूद होते हैं तो जितने भी रास्ते थे सब रास्ते जाम हो जाते हैं। कोई ना आ सकता था ना कोई जा सकता था। इस बीच में कई एम्बुलेंस भी थी, वो फंस जाती हैं। जाम लगे हुए लगभग 2.5 से 3 घंटे हो जाते हैं और लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। इसी बीच में से भीड़ में से एक लड़का खड़ा होता है और उसके हाथ में चाकू था। उसने डीएसपी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैडम, जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा कर देना, नहीं तो खून का बदला खून से लिया जाएगा। जब यह बात कही जाती है तो मीडिया कर्मी भी सुन रहे थे और मीडिया ने इस मामले को बड़ी प्रमुखता से लिखा, बताया, उठाया कि यह खून का बदला खून से लिया जाएगा। पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं इस बात को लिखकर सुनकर भूल चुके थे, मीडिया वाले भी इस बात को लिखकर भूल चुके थे, लेकिन मन में गुस्सा था, पनप रहा था। और जैसे ही 60 दिन होते हैं वो खून का बदला खून से लिया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। कहानी जो शुरू होती है वो इश्क से शुरू होती है, उसके बाद फिर एक नेचुरल डेथ हो जाती है, उसके बाद फिर एक कत्ल होता है, फिर दूसरा कत्ल होता है, फिर तीसरा कत्ल होता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसमें और भी कत्ल हो सकते हैं। लेकिन सीधे सीधे 10 लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल प्रभावित हो चुके हैं और उन 10 से जुड़े हुए कम से कम 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। कई जिंदगियां बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी हैं और आगे भविष्य में भी जाएंगी। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। छोटी सी बात से शुरू होती है और यहां कत्ल तक बात यूं ही पहुंच जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला बागपत से। हालांकि इसका जो इतिहास है वो जुड़ा हुआ है गाजियाबाद से, साथ ही नोएडा से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे बागपत से। बात कर रहा हूं 4 सितंबर 2025 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर एक गांव लगता है सिसाना। इसी बीच में एक राहगीर होता है जो रास्ते से जा रहा है, अचानक से रुक जाता है और वहां देख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो हाईवे के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, भगदड़ मची हुई है। भगदड़ के पीछे की कहानी जब उसने 112 नंबर पर पुलिस को सुनाई तो पुलिस भी दौड़ते हुए चली आती है। वो बताता है कि साहब, यहां पर दिल्ली सहारनपुर हाईवे सिसाना गांव के पास में वो देख रहा है कि एक बाइक है जो बागपत से आगे की तरफ चली आ रही है सिसाना की तरफ। इसी बीच में उसकी जो रफ्तार है 50 या 60 के आसपास की रही होगी और उसके पीछे से एक सेंट्रो कार आ रही थी। उसकी रफ्तार लगभग 90 या 100 के आसपास की स्पीड रही होगी। पहले जो टक्कर लगती है तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे कि ये एक हादसा है, एक एक्सीडेंट है जो अचानक से हुआ है। लेकिन जैसे ही कार रुकती है, कार रुकने के बाद उस बाइक सवार के पास जाते हैं और वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था। 3 बाइक कार पे थे। कार में से निकल के शूटर जो होते हैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं उस बाइक सवार के जो घायल अवस्था में था। पहली गोली उसके गर्दन में मारी जाती है और 3 और गोलियां उसके सर में मारी जाती हैं। कुल मिला के 4 गोली जब चलती हैं तो आसपास लोगों में भगदड़ मच जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस बाइक वाले से इतनी बड़ी गलती क्या हुई कि आते ही इसको एक के बाद एक 4 गोलियां मारी, वो भी गर्दन में और सर में। यानी कि ये तो किसी बड़ी रंजिश का मामला लगता है। जैसे ही उस राहगीर ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी, पुलिस एकदम मौके पर पहुंच जाती है। 10 से 15 मिनट का समय लगा होगा। जब पुलिस यहां पर आती है, आने के बाद फिर लोगों को चलता करती है, रास्ता शुरू कराया जाता है। अब पुलिस ने उस लड़के को देखना शुरू किया कि आखिरकार कौन है, कहां से है, क्या है। तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या वो वकील हो, क्योंकि उसकी जो वेशभूषा बताई जाती है वो वकीलों जैसी थी। व्हाइट रंग की शर्ट पहनी हुई थी, ब्लैक रंग की उसने पैंट पहनी हुई थी। इसकी बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और उसके बाद फिर पुलिस ने वायरलेस करना शुरू कर दिया। कहा कि सेंट्रो कार में सवार 3 बदमाश हैं, शूटर हैं, उनके पास हथियार हैं, जहां भी कहीं दिखाई दे उनको रोक लिया जाए। पुलिस ने एक ऐलान तो ये किया, साथ ही उस व्यक्ति को जो वहां पड़ा हुआ था उसको उठाकर सीधा जिला अस्पताल में जब पहुंचाते हैं, डॉक्टर उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे थे तो वो मर चुका था। यानी कि गोली जो मारी गई थी उसको मारने के लिए ही मारी गई थी, वो मर चुका था। अब उसकी जेबों की तलाशी जब ली जाती है तो पता चलता है कि शहर कोतवाली का एक गांव लगता है बागू, वहां का रहने वाला है। नाम इसका अंकुर है, जो कि 3rd ईयर का स्टूडेंट है, लॉ कर रहा है। अब ये इसको क्यों मारा, क्यों नहीं मारा, बहुत सारे सवाल थे। इन सवालों का पुलिस जवाब तलाशना चाह रही थी।
घर वालों से संपर्क किया जाता है। जैसे ही घर वालों को पता चलता है, सैकड़ों की संख्या में घर वाले जिला अस्पताल पहुंच जाते हैं। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी करना शुरू कर दिया था। वो सेंट्रो कार जो थी, आखिरकार वो अहेड़ा एक गांव लगता है, उसके जंगल में वो कार खड़ी हुई लावारिस स्थिति में मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर कौन था, उनकी तलाश थी। अब पुलिस ने ये देखने की कोशिश की, कहां से आए, क्यों आए, क्या बात है। साथ ही मीडिया ने भी ये खंगालना शुरू कर दिया कि हत्या क्यों हुई, इसके पीछे की क्या वजह है। तो ये जो कहानी, दरअसल हमने भी इसमें ढूंढने की कोशिश की। तो जो हमने इसमें तलाश किया, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक जगह लगती है साहिबाबाद, और साहिबाबाद में एक स्कूल है, कॉलेज है, इसका नाम है इंद्रप्रस्थ कॉलेज। इंद्रप्रस्थ कॉलेज में साल 2017 की ये बात है, एक लड़का जो कि बिहार के दरभंगा का रहने वाला होता है, नाम उसका मंजीत मिश्रा होता है। मंजीत मिश्रा की दोस्ती हो जाती है नोएडा के रहने वाली मेघा राठौर से। दोस्ती कुछ गहरी हो जाती है, दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, एक दूसरे के सुख दुख का हिस्सा बन रहे थे, एक दूसरे की पढ़ाई में मदद कर रहे थे, एक दूसरे से नोट्स भी शेयर कर रहे थे, और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। इसके बाद फिर दोनों फैसला लेते हैं, शादी कर लेते हैं, जिंदगी साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, इस तरह की बात थी। लेकिन दोनों की जातियां अलग थी, एक पंडित था तो दूसरा ठाकुर होता है। अब घर वाले कहीं ऐसा ना हो इस रिश्ते को लेकिन नामंजूर कर दें, तो लड़की अपने परिवार के पास जाती है, जाकर कहती है कि बिहार के दरभंगा का रहने वाला एक लड़का है, नाम उसका मंजीत मिश्रा है, मुझे उससे प्यार हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूं। मंजीत मिश्रा ने अपने परिवार वालों से कहा कि एक लड़की ठाकुर है, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, इश्क हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। परिवार को हां करने में 7 साल का समय लग जाता है, यानी कि साल 2017 में इनकी दोस्ती प्यार शुरू होता है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 इस तरह से लगातार साल बीत रहे थे। आखिरकार जब साल 2024 आता है तो घर वाले हरी झंडी दे देते हैं, ठीक है तुम लोग शादी कर सकते हो। घर वाले शादी की मंजूरी दे देते हैं। 7 साल के बाद 28 जनवरी 2024 को इन दोनों की धूमधाम के साथ शादी हो जाती है। परिवार के लोग शामिल होते हैं, रिश्तेदार शामिल होते हैं, और जब शादी हो जाती है, सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी शादी का सिर्फ 15 दिन ही हुए थे कि 15 दिन के बाद ये पता चलता है कि जो मंजीत मिश्रा है उसके पिता का रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाते हैं। बस उनके पिता का मरना मंजीत मिश्रा के ये एक घर में ऐसा कलेश हो जाता है कि मंजीत के घर वाले, परिवार वाले अब इस लड़की को दोषी मानने लगते हैं कि जब से इस लड़की के कदम हमारे घर में पड़े हैं तब से हमारे घर की जिंदगी बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, ये आते ही अपने ससुर को खा चुकी है। बस इतना था कि रोज रोज की कलह होनी शुरू हो जाती है। मंजीत मिश्रा ने कभी अपनी पत्नी का सपोर्ट नहीं किया, काश वो सपोर्ट करता कि नहीं नहीं ये एक नेचुरल था, रोड पर किसकी गलती रही हो, किसी की नहीं, उसने ऐसी कोई बातचीत नहीं करी होगी। यही कारण था कि इन पति और पत्नी के बीच में शादी के महज 15 दिन के बाद ही विवाद होना शुरू हो जाता है। ये जो लड़का है इसको बैंक में नौकरी लग जाती है। ये जो एक बैंक का नाम है आर्यव्रत बैंक में ये डेटा मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था मंजीत मिश्रा, और ये वसुंधरा के गाजियाबाद में रहना शुरू कर देता है अपनी पत्नी के साथ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब से इसके पिता खत्म हो जाते हैं, मारे जाते हैं, तो अब ये पति पत्नी आपस में विवाद होने लगता है। वक्त आगे बढ़ता है, जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था रोज बुरा भला कहते थे। इसे लगता है कि इसे मायके छोड़ दूंगा तो शायद ही कुछ दिन के लिए मामला शांत हो जाएगा, लेकिन उसके मायके छोड़ने की सिर्फ एक ही वजह थी कि वो उससे पीछा ही छुड़ाना चाहता था, क्योंकि वो अब इस कलेश को, अब इस अशुभ लड़की को अपने घर पर नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसके यहां आने से कुनेट हो चुकी थी। 20 जून 2024 को उस लड़की को छोड़कर आ जाता है, फिर वापस लाने की सोचता नहीं है। लड़की जब अपने मायके आती है तो मायके आने के बाद कारोबारी भाई होता है, नाम उसका सचिन होता है। सचिन को बड़ी तकलीफ होती है अपनी उस बहन को देखकर, क्योंकि वो इस दुख, इस तकलीफ से गुजर रहा था। सचिन की पहली शादी होती है, पत्नी से तलाक हो जाता है। दूसरी शादी होती है सचिन की, दूसरी पत्नी से भी तलाक हो जाता है। इसलिए वो हाथ पैर जोड़ता है अपने जीजा के और मंजीत मिश्रा से कहता है कि जीजा जी बहन को माफ कर दो, अगर कोई गलती भी हो गई है इसको स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैं 2 झटके देख चुका हूं। आप इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश मत करो। उसने तमाम कोशिशें की, तमाम रिक्वेस्ट की, लेकिन उसका जीजा था कि वो मानने को तैयार नहीं था। बात बढ़ जाती है, वो कोर्ट चला जाता है, कोर्ट में एक वाद दायर कर देता है और यह आरोप लगाता है कि उसकी बहन को परेशान किया जा रहा है। जो वजह बताई जा रही थी उस वजह के हिसाब से पुलिस या कोर्ट जो भी मामले की जांच पड़ताल करता, लेकिन इससे पहले कि सचिन के मामले में कोर्ट कुछ आदेश देता, कुछ होता, यह मंजीत मिश्रा भी पहुंच जाता है गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में 19 अगस्त 2024 को, जाकर कहता है कि साहब मेरी जान को खतरा है, मेरा साला मुझे जान से मार देगा, मेरी जान बचा लो। जब वो लगातार इस तरह की बात कर रहा था, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है।
अब इसमें जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। अब दोनों में कहीं ना कहीं दो फ्रॉड हो चुके थे। पहले जो इनमें 63 का आंकड़ा था वो 36 का आंकड़ा बन चुका था, यानी कि अब एक दूसरे से मेघा और मंजीत मिलना ही नहीं चाहते थे। अब सचिन की कोशिशें सब नाकाम हो जाती हैं। सचिन को गुस्सा आता है, अपनी बहन को एक तरह से बेवा के रूप में देखना पसंद नहीं कर रहा था। उसने अपने दोस्तों से बातचीत की। उसने एक व्यक्ति होता है जिसका नाम प्रवीण होता है, प्रवीण से कहता है कि भाई मेरी बहन है, परेशान हो चुकी है, लव मैरिज की थी एक लड़के से, लेकिन वो उसका साथ नहीं दे रहा है, करूं तो क्या करूं। तभी मशवरा सलाह दिया जाता है कि उसको रास्ते से हटा दें तो कैसा रहेगा। प्रवीण जब ये सलाह मशवरा देता है तो सचिन के दिमाग में आ जाता है कि ये तो बढ़िया रहेगा कि रास्ते से हट जाएगा, कलेश ही खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर बहन की कहीं दूसरी जगह शादी वगैरह कर देंगे। 15 लाख रुपए में ये बात तय कर ली जाती है उसको रास्ते से हटाने, यानी कि उसको कत्ल करने के लिए 15 लाख रुपए जब प्रवीण की बात तय हो जाती है तो दिसंबर 2024 में 5 लाख रुपए एडवांस दे दिए जाते हैं। ये कहते हो कि भाई जितनी जल्दी हो सके काम कर दो। अब प्रवीण ने बागपत के ही रहने वाले, बागपत का एक बागू गांव होता है, वहां का एक नेशनल प्लेयर था कुश्ती का, नाम उसका रामवीर उर्फ भूरा, उससे संपर्क किया जाता है। साथ ही एक दूधिया होता है, उस दूधिया से जिसका नाम होता है विपिन उर्फ गोधू, उससे संपर्क किया जाता है। अब प्रवीण बताया जाता है कि 5 लाख रुपए इस विपिन के हाथ में दे देता है कि भाई एक मर्डर करना है, और ये व्यक्ति वसुंधरा में रहता है, यहां पे आर्यव्रत एक बैंक है, वहां पर आता है, डेटा मैनेजर है, नाम उसका मंजीत है, उसका फोटो, यह पूरी जानकारी दी जाती है। लेकिन ये वक्त पर अपना काम नहीं कर पाते, ना तो विपिन अपना काम कर पाता, ना ही उसका विपिन का दोस्त जो कुश्ती खिलाड़ी था वो भी काम कर पाता। प्रवीण को जल्दी थी कि उस पर प्रेशर बन रहा था, वो पहले से ही बात तय कर चुका था। उसने कहा कि ठीक है, पैसे तो यहां से आ ही जाएंगे। वो नए 2 शूटर करता है और नए 2 शूटरों से कहता है कि भाई ये मंजीत है, इसको मारना है। इसके लिए प्लानिंग हो जाती है और तारीख तय कर ली जाती है। तारीख थी 21 फरवरी 2025 को। ग्रेटर नोएडा का एक इको टैग कोतवाली लगती है, उसी के इलाके में आता है डी पार्क, और डी पार्क के पास की बात है जब पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले थे तो उसमें पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो कार में जा रहा है और बाइक पर 2 व्यक्ति हैं जो जा रहे हैं। वो बार बार उस कार के आगे पीछे दाएं बाएं इस तरह से कर रहे थे। हालत तब खराब हो जाती है जब वो जानबूझकर कार में टक्कर मार देते हैं। कार वाले गुस्सा आता है, कार में मंजीत मिश्रा बैठा होता है जो कि बैंक डाटा मैनेजर होता है। वो गुस्से में उतरता है, जैसे उतरता है वो शूटर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आखिरकार शूटर तक पहुंचती है, शूटर के बाद फिर प्रवीण तक पहुंचती है और प्रवीण से फिर सचिन तक पहुंचती है, और सचिन का पता चलता है कि सचिन जो कि उसका साला था, उसने अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने ही जीजा की हत्या करा दी थी। पुलिस ने गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज देती है। लेकिन जो पहले 5 लाख रुपए दिसंबर 2024 में दिए गए थे विपिन उर्फ गोधू को, तो ये पैसे ना तो उसने वापस किए और ना ही अपने दूसरा जो साथी होता है रामवीर उर्फ भूरा, उसमें बंटवारा किया। अब रामवीर उर्फ भूरा बार बार कहता था कि यार जब तुमने काम भी नहीं किया है, पैसे तुम्हारे पास रखे हुए हैं, तो पैसे वापस क्यों नहीं करते हो? या तो पैसे वापस करो या फिर आपस में बंटवारा करो। उसने कहा यार 1 लाख रुपए तो खर्च हो चुके हैं। बोले चलो कोई बात नहीं, अगर 1 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं तो एक काम करो 2 लाख रुपए दे दो। अब इस बात को लेकर इन दोनों में आपस में दोस्तों में कहासुनी होनी शुरू हो जाती है। एक जो था वो दूध का काम करता है, जो शहर में जाता है, इधर उधर दूध बेचता है, बेचकर रोज शाम को वापस घर अपने पहुंच जाता है। और ये तारीख थी 7 जुलाई 2025 की रात लगभग 11 बजे के आसपास एक अचानक से फोन पहुंचता है। और जब फोन पहुंचता है तो ये जो होता है विपिन उर्फ गोधू आखिरकार उस फोन के बाद चला जाता है। और ये इलाका था गांव हमीदाबाद, जो कि बागपत सिटी कोतवाली क्षेत्र में गांव लगता है। वहां ट्यूबवेल के पास इसके साथ बातचीत होती है। कई साथी रहे होंगे वो शूटर, मारने वाले, हत्या करने वाले। इस विपिन को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है, और मारपीट करने के बाद 2 गोली मारी जाती हैं और मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। उस ट्यूबवेल के पास में ही ईख का खेत था, वहां फेंक देते हैं, और ये खेत था राजेंद्र का। अगले ही दिन सुबह यानी कि 8 जुलाई 2025 को राजेंद्र का छोटा भाई जिसका नाम देवेंद्र होता है वो खेत पर काम करने के लिए गया, और जैसे ट्यूबवेल के पास उसने देखा तो वहां ब्लेड मिलता है। उसने पीछा करना शुरू किया तो पीछे पहुंचता पहुंचता वो लाश तक पहुंच जाता है। आखिरकार वो पुलिस को सूचना देता है कि साहब हमारे खेत में एक लाश पड़ी हुई है, आप आ जाइए। पुलिस जैसे ही लाश की सूचना पर वहां मौके पर पहुंचती है, यहां आने के बाद फिर घर वाले, परिवार वाले इस लाश को कब्जे में लेकर ये राष्ट्र वंदना चौक होता है बागपत का, वहां रखकर जाम लगा देते हैं। और इसी बीच में डीएसपी साहब के सामने एक ऐलान किया जाता है कि हम इस खून के बदला खून से लेंगे। 2 महीने यानी कि करीब 60 दिन बीत जाते हैं। तारीख आती है 4 सितंबर 2025 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास। अंकुर जो होता है वो इसका भाई था रामवीर उर्फ भूरा का। हालांकि पुलिस ने रामवीर उर्फ भूरा को तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था विपिन की हत्या में, लेकिन जब ऐलान कर दिया गया था कि खून का बदला खून से लेना है, तो इस विपिन की हत्या से गुस्साए उसके घर वालों ने, परिवार वालों ने, ऐसा पुलिस कह रही है। हालांकि अभी ये पुलिस ने क्लियर नहीं किया, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो अंकुर की हत्या हुई है
जो हाईवे पर उसे 4 गोली मारी गई हैं, उस गोली मारने में कहीं ना कहीं वो पुराना जो केस था जिसमें सुपारी के पैसे का लेन देन का मसला था, उसी में यह हत्या हुई है। हालांकि पुलिस ने अभी इस बात का डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जब हमने ढूंढने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, तो पहले जो मंजीत था, मंजीत के पिता की असमय मौत हो जाती है रोड एक्सीडेंट में। उसके बाद फिर मंजीत को मरवाया जाता है, मंजीत के बाद फिर ये विपिन मारा जाता है, और विपिन के बाद फिर अंकुर मारा जाता है। इस तरह से 3 तो कत्ल होते हैं, एक नेचुरल डेथ हो जाती है, 4 लोग तो इसमें सीधे सीधे मारे जाते हैं। 2 शूटर पहले, और ये 2 भूरा और विपिन, ये 4 लोग ये हो जाते हैं, सचिन और प्रवीण। इस तरह से कुल मिलाकर जो संख्या पड़ जाती है ये लगभग 10 के आसपास, क्योंकि अंकुर को मारने में भी 3 लोग आए थे। जो 10 लोग सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं, बाकी इनसे जुड़े हुए इनके परिवार, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, कितने लोगों को न जाने कब तक सफर करना पड़ेगा, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। काश के इस मंजीत मिश्रा के परिवार ने उस लड़की को अशुभ ना कहा होता, असैना ना कहा होता, तो शायद ये इतने कत्ल की कहानियां लिखी ना जाती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि गुस्से में उठाए गए कदम हमेशा नुकसानदायक होते हैं। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। काश सचिन ने भी अपनी जीजा की अगर हत्या न कराई होती तो ये भी कहानी इतनी आगे ना बढ़ती। सोनभद्र के रहने वाले हैं अंकुर मौर्य, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें बलविंदर सिंह, आयुषी भैया, मैं तुम्हें जाते जाते हापुड़ के रहने वाले हैं शाहरुख, उनके बेटे का नाम है अब्दुल अहद, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही सोनभद्र के रहने वाले हैं अंकुर मौर्य, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें बलविंदर सिंह है, आयुषी मीनू, मोहम्मद सद्दाम, भानु शर्मा, विनोद यादव, मयंक राज, कृष्णा, नासिर खान, सोनाली, संगीत कुमार, विक्की पंडित, मुनेंद्र सिंह, किरण लता रस्तोगी, इकबाल खान, मान सिंह यादव, आसिफ चौधरी, मुस्तकीम सिद्दीकी, सचिन यादव, अब्बास अहमद, आशा रानी, आयुषी तिवारी, रेनू चौधरी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।